गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे सीड मतलब बीज। ये टॉपिक में से आपको एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सीड एक्ट कब बना था, ये लागू कब हुआ था। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन कौन से टेस्ट काम में लेते हैं, जैसे कि टेट्राजोलियम टेस्ट, पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। इन टेस्टों के बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और जितने भी अपने सीरियल्स क्रॉप होती है, पल्सेज क्रॉप होती है, उनमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, ये बात भी अपन आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले अपन यही देख लेते हैं कि सीड ये बीज क्या होता है। जैसे कि ये बीज की यहाँ पे डेफिनेशन है कि दाना, फल, पत्ती, तना और जड़ में से कोई भी भाग अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, उसे सीड कहते हैं। जैसे कि ये प्लांट है तो इसमें ये तो यहाँ पे फल आ गए, ये पत्ती हो गई और ये हो गया स्टेम मतलब तना, और ये इसकी रूट। इन भागों से जो भी नया पौधा बनता है ये अपने समान नए पौधे को जन्म देता है, उसे ही सीड कहते हैं। तो दाना, फल, पत्ती, तना और जड़ में से कोई भी भाग अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, वो सीड कहलाता है। सीड की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब अपन पढ़ेंगे सीड एक्ट। तो इसमें सीड एक्ट मतलब बीज अधिनियम। तो ये सीड एक्ट मतलब इसका संसद में 1966 में बिल पास हुआ था या पारित हुआ था 29 दिसंबर 1996 में, और ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 में। इसका बिल पास हुआ था 29 दिसंबर 1996 में सीड एक्ट का, और ये सीड एक्ट लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 में। और बीज आदेश कब हुआ था? 1983 में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, मतलब सीड एक्ट लागू कब हुआ था और सीड एक्ट बना कब था, इसमें आपको बहुत कंफ्यूज होगा। तो ये तो बना तो 1996 में था, 29 दिसंबर 1996 में, और ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 में। ये बात आप ध्यान से पढ़िएगा। अब अपन पढ़ेंगे सीड प्रोडक्टिव एजेंसी मतलब बीज उत्पादक एजेंसियाँ। तो फर्स्ट एजेंसी है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। ये इस्टाब्लिश्ड हुई थी 1983 में न्यू दिल्ली में। मतलब राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में न्यू दिल्ली में हुई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। मतलब राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना हुई थी 1977 में। नेक्स्ट अपनी एजेंसी है यहाँ पे RSSC, मतलब इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, हिंदी में है राजस्थान राज्य बीज निगम। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1978 में, और ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि RSC मतलब राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 मार्च 1978 में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में RSSC की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ गुड क्वालिटी के सीड, मतलब जो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज होती है उनकी क्या क्या विशेषता होती हैं। तो बीज की वह किस्म जो स्थानीय किस्मों के मुकाबले 10 से 15% अधिक उपज देती हो, वो गुड क्वालिटी सीड के अंतर्गत आती है। मतलब कोई भी बीज की वह किस्म जो स्थानीय किस्मों के मुकाबले 10 से 15% उपज अधिक देती हो, तो वो गुड क्वालिटी सीड के अंतर्गत आती है। गुड क्वालिटी सीड में जेनेटिक प्योरिटी 99% से अधिक होनी चाहिए, और जेनेटिक प्योरिटी जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। जेनेटिक प्योरिटी कितनी होनी चाहिए अच्छे बीज में? 99% से अधिक। और फिजिकल प्योरिटी भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए अच्छे बीज में? 98% से अधिक। भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए? 98% से अधिक। और यह फिजिकल प्योरिटी को डोकेज के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, फिजिकल प्योरिटी को डोकेज के नाम से भी जाना जाता है, और ये फिजिकल प्योरिटी 98% से अधिक होनी चाहिए गुड क्वालिटी सीड में।
नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि क्रॉप्स की अंकुरण क्षमता कितनी परसेंट होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जैसे कि हाइब्रिड मेज की अंकुरण क्षमता कितनी परसेंट होती है, या फिर मस्टर्ड की अंकुरण क्षमता कितनी होती है, धान की अंकुरण क्षमता कितनी होती है, या फिर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दलहनी फसलों की अंकुरण क्षमता कितनी होती है। तो ये सब अपन पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हैं हाइब्रिड बीज। तो हाइब्रिड मेज, तो संकर मक्का की जो अंकुरण क्षमता होती है वो 90% होती है। और वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, हाइब्रिड टोमेटो, मतलब वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम और हाइब्रिड टोमेटो की, मतलब गेहूँ, जो, सरसों, चना और संकर टमाटर की अंकुरण क्षमता होती है 85%। नेक्स्ट है धान, संकुल मक्का, जवार, तिल, रिंजका, बरसिम, पत्ता गोभी और फूल गोभी, इनकी अंकुरण क्षमता होती है 80%। नेक्स्ट क्रॉप्स है अपनी बाजरा, दलहनी फसलें और बैंगन, इनकी अंकुरण क्षमता होती है 75%। कितनी होती है? 75% होती है। बाजरा, दलहनी फसल और बैंगन की अंकुरण क्षमता 75% होती है। अब नेक्स्ट क्रॉप की अंकुरण क्षमता की बात करते हैं तो यहाँ पे मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, गंवार, प्याज, मूली, मेथी और संकुल टमाटर, इसकी अंकुरण क्षमता होती है 70%। किसकी? मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, गंवार, प्याज, मूली और मेथी, संकुल टमाटर। हाइब्रिड टमाटर की अंकुरण क्षमता पढ़े थे अपन कितने परसेंट? 85%। और संकुल मक्का की अंकुरण क्षमता कितनी होती है? 70%। और हाइब्रिड टमाटर की संकुल मतलब अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? 85%। कपास और भिंडी की अंकुरण क्षमता होती है 65%। और गाजर, मिर्ची, पालक और कद्दू वर्गीय फसल, जैसे कि कद्दू वर्गीय में आते हैं खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, ये कद्दू वर्गीय होती है, उनकी अंकुरण क्षमता होती है 60%। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एग्जामिनर संकुल मक्का और संकर मक्का की अंकुरण प्रतिशत पूछ सकते हैं। तो संकरण मक्का की, मतलब हाइब्रिड मेज की 90% होती है और संकुल मक्का की 80% होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, संकर मक्का की 90% होती है और संकुल मक्का की 80% होती है, मतलब 10% कम होती है। सीड जर्मिनेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा? जैसे कि सीड जर्मिनेशन परसेंटेज दे देंगे, ऑप्शन में दे देंगे कि बोए गए बीजों की संख्या ऊपर दे देंगे और अंकुरित बीजों की संख्या नीचे दे देंगे और इंटू 100। कभी कभी दे देंगे कि अंकुरित बीजों की संख्या, फिर नीचे भी अंकुरित बीजों की संख्या इंटू 100, फिर दे देंगे बोए गए बीजों की संख्या ऊपर भी और नीचे भी बोए गए बीजों की संख्या, फिर इंटू 100। तो आपको याद रखना है कि सीड जर्मिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये अंकुरित बीजों की संख्या ऊपर लिखी जाएगी और बोए गए बीजों की संख्या नीचे लिखी जाएगी और इंटू 100 से होगा। 60 से 90% तक हो सकती है इनकी सीड जर्मिनेशन। अंकुरण क्षमता ज्ञात करने के लिए बीजों की संख्या, देखो अंकुरण क्षमता ज्ञात करने के लिए बीजों की संख्या ISTA के अनुसार 400 रखते हैं। ये ISTA ये क्या है? ये इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएट, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसके अनुसार बीजों की संख्या 400 रखते हैं। और यह है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, मतलब राष्ट्रीय बीज निगम के अनुसार बीजों की संख्या 200 रखते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अंकुरण क्षमता ज्ञात करने के लिए बीजों की संख्या ISTA के अनुसार 400 रखते हैं और नेशनल सीड कॉरपोरेशन के अनुसार 200 रखते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, ISTA की फुल फॉर्म। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट की, मतलब जो क्रॉप्स में मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मात्रा कितनी होती है। सीरियल्स क्रॉप में 12% होती है, मतलब अनाज वाली क्रॉप्स में 12% होती है। पल्सेज क्रॉप में, मतलब दलहनी फसलों में, जैसे कि गंवार, उड़द, मूंग, इनमें नमी की मात्रा 9 से 10% होती है। ऑयल सीड वाली क्रॉप जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, इनमें 8% होती है नमी की मात्रा। और मसाला वाली क्रॉप्स होती है जैसे धनिया, जीरा, इनमें 7% नमी की मात्रा होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा।
नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रियल वैल्यू, मतलब इसको रियल वैल्यू को हिंदी में कहते हैं वास्तविक मान। तो सभी फसलों के वास्तविक मान 75% से अधिक होने चाहिए, 75% से अधिक नहीं होनी चाहिए रियल वैल्यू। रियल वैल्यू का आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो ये अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बटा 100, मतलब ये अंकुरण और शुद्धता को प्रतिशत में दर्शाया जाता है और बटे में 100 लगाया जाता है। तो किसी भी फसल की जो रियल वैल्यू होती है वो 75% से कम नहीं होनी चाहिए, 75% से अधिक होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज लेते हैं। सबसे पहले है टेट्राजोलियम टेस्ट, जिसे टीजे टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और बायोलॉजिकल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेट्राजोलियम टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में दे देंगे टेट्राजोलियम टेस्ट, बायोलॉजिकल टेस्ट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, कोई भी टेस्ट दे देंगे। तो इसको टेट्राजोलियम टेस्ट और बायोलॉजिकल टेस्ट के नाम से, दोनों के नाम से टेट्राजोलियम टेस्ट को जाना जाता है। अब अपन इसकी डिटेल से पढ़ते हैं कि 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड रसायन के 1% घोल में बीजों को 24 घंटे तक डुबोया जाता है, जिससे कि जीवित बीज फॉर्मेन के कारण, किसके कारण, फॉर्मेन के कारण उन बीजों का रंग लाल या गुलाबी हो जाता है। वापस देखिएगा, टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड रसायन के 1% घोल में, कितने घोल में, 1% घोल में बीजों को कितनी देर तक डुबोते हैं, 24 घंटे के लिए। और किसके कारण इनका रंग बदलता है, फॉर्मेन के कारण इनका रंग लाल और गुलाबी हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। टेट्राजोलियम टेस्ट को टीजे टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और बायोलॉजिकल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टेस्ट की अपन बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, KMnO4SO4, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट KMnO4 टेस्ट। इसमें बीजों को इसके घोल में डाला जाता है और मर्त बीजों का रंग बदल जाता है। जो मर्त बीज होता है उनका रंग बदल जाता है, जीवित बीजों का रंग नहीं बदलता है। नेक्स्ट अदर टेस्ट, मतलब अन्य टेस्ट है इंडिगो, कार्माइन विधि और ग्रोडेक्स टेस्ट। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ये पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट और टेट्राजोलियम टेस्ट ये सबसे मोस्ट है, इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो टेट्राजोलियम टेस्ट में बीजों का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये फॉर्मेन के कारण उनका लाल रंग होता है। और टेट्राजोलियम टेस्ट को बायोलॉजिकल टेस्ट और टीजे टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है।